नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2 के लिए 15 मॉडल पेपर। जी हां प्यारे साथियों, 15 मॉडल पेपर हम करने वाले हैं। मैराथन क्लासें रहने वाली है जिसमें हम प्रत्येक क्लास में कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? 50-50 क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी एक मॉडल पेपर आपका कितने भागों में विभक्त होगा? 3 भागों में विभक्त होगा। नंबर 1 भाग यानी पहले 50 क्वेश्चन में आपको राजस्थान जीके के क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरे 50 क्वेश्चनों में आपको इंडिया जीके प्लस साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। फिर बात करें 50 क्वेश्चनों की, उसमें आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और करंट जीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यानी एक मॉडल पेपर आपका 3 दिन चलने वाला है। क्यों चलने वाला है? क्योंकि हमारी क्लास रहेगी केवल लगभग 50 मिनट के आर बार, 40 या 50 मिनट के आर बार प्रत्येक क्लास रहने वाली है। क्योंकि इतने मिनट की जो क्लास होती है ना, वो हम अच्छे तरीके से देखते हैं, और इससे ज्यादा जो क्लास चली जाती है ना, वो हम अच्छे तरीके से नहीं देख पाते। आप YouTube पर जाकर देखिए, 6-6 घंटे की, 5-5 घंटे की क्लास आपको देखेगी, और वो आप देखते हो ना, तो 1 घंटे की देखकर आप क्लास को क्या कर देते हो? बंद कर देते हो। उसके बाद 2 या 3 दिन बाद उसी क्लास को फिर स्टार्ट करते हो। फिर आप सोचते हो हमने क्लास कहां तक लगाई है, फिर दोबारा स्टार्ट करते हो। फिर इसी प्रकार एक बार में एक क्लास कंप्लीट कभी नहीं होती आपकी। 3-4 घंटे की क्लास होती है, लेकिन 40 या 50 मिनट की क्लास आप रेगुलर लगा सकते हो, कंटिन्यू रह सकते हो। और इसी कारण मैं आपको ये 40 से 50 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन प्रतिदिन करवाने वाला हूं। और इन क्वेश्चनों को लगा लेना। सीईटी ग्रेजुएशन हो चाहे सीईटी 10+2 हो, आपके नेगेटिव करके भी 60% नंबर आ जाएंगे। जी हां प्यारे साथियों, इसके अलावा आपको संपूर्ण राजस्थान जीके की बात करें तो टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज करवा रखा है। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति। तो जाकर वो भी क्लासें देख लीजिए। संपूर्ण पेपर किस तरीके से आने वाला है ग्रेजुएशन का और 10+2 का, यहां पर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन क्लासों को आप कंटिन्यू लगा लेना, और जो क्वेश्चन आपको नए आए वो रफ कॉपी में लिख लेना, ताकि बाद में आप रिवीजन कर सकें कि मुझे कौन सा क्वेश्चन नहीं आता था। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को लास्ट तक लगाना है तो नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हां प्यारे साथियों, मंजिल जरूर मिलेगी अब की बार। और मॉडल पेपर हमारा चल रहा है 1 नंबर। कौन सा मॉडल पेपर चल रहा है? 1 नंबर मॉडल पेपर चल रहा है, और उसमें हमारा 2 नंबर क्लास रहने वाली है। 50 क्वेश्चन हम अच्छे तरीके से कर चुके हैं। आज फिर 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, और कल फिर 50 क्वेश्चन करेंगे। फिर हमारा मॉडल नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही हमारा एग्जाम बिल्कुल 10 ही दिन बचेंगे ना, तब पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको हल करवाया जाएगा। 1 दिन में 1 मॉडल पेपर, और अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर पहला, वैसे 51 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्या है आज का 51 नंबर क्वेश्चन? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आ चुका है आपकी स्क्रीन पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और मॉडल नंबर 1 का 51 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या है क्वेश्चन? कि वर्ष 1828 से स्थापित बर्मा समाज के संस्थापक कौन थे? कौन से समाज के? बर्मा समाज के संस्थापक कौन थे, ये हमें पूछा गया है। और बर्मा समाज की स्थापना, यानी बर्मा समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1828 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, या सरदार भाई
वल्लभ भाई पटेल के द्वारा या राजा राम मोहन राय के द्वारा? तो ब्रह्म समाज या ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा या राजा राम मोहन राय के द्वारा कब की गई थी? 1828 में की गई थी। देखिए यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्म या ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1828 में की गई थी। यानी पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसी लेवल के क्वेश्चन आपको सीईटी में मिलने वाले हैं। तो बस इस क्लास को, इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से लगा लेना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सीईटी में आपको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? कौन से महोत्सव का? गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन 4 ऑप्शनों में से हमें बताने हैं। नंबर 1 ऑप्शन क्या है हमारा? महात्मा गांधी। नंबर 2 ऑप्शन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही है। नंबर 3 ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लोकमान्य तिलक। क्या हो जाएगा? लोकमान्य तिलक, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो गणेश महोत्सव किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? लोकमान्य तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? लोकमान्य तिलक के द्वारा गणेश महोत्सव प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53। और क्या है क्वेश्चन नंबर 53 हमारा? कि बंगाल में कहां पर? बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? देखिए कौन सी सभा की? आत्मीय सभा की। और कहां पर की? बंगाल में की थी। देखिए क्वेश्चन में से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आत्मीय सभा की स्थापना कहां पर की गई थी? तो बंगाल में की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक धार्मिक सुधारों में क्या? सामाजिक और धार्मिक सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसके या किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 देखिए विवेकानंद जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय के द्वारा या ऑप्शन नंबर डी अरविंदो के द्वारा। किसके द्वारा? अरविंदो के द्वारा की गई थी। क्या? तो इसका सही आंसर हमारा राजा राम मोहन राय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? राजा राम मोहन राय। और इन्हीं के द्वारा 1828 में क्या किया गया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कौन सा समाज? ब्रह्मा समाज की स्थापना भी 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और इन्हीं के द्वारा क्या की गई थी? आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? ये आपको बताना है कमेंट करके। क्या बताना है? ये कमेंट करके बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? देखिए सामाजिक और धार्मिक सुधार से कौन नहीं जुड़े हुए थे, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। जी हां, अभी हमने पढ़ा है आत्मीय सभा की स्थापना की थी सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जी हां, ये भी है संबंधित है। किससे संबंधित है ये भी आपको बता दिया जाएगा आगे आने वाले क्वेश्चनों में। ऑप्शन नंबर सी देखिए ज्योतिबा फुले, ये भी सामाजिक और धार्मिक सुधार से संबंधित थी। और इनके द्वारा क्या किया गया था प्यारे विद्यार्थियों? इनके द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा? ज्योतिबा फुले। कौन सा? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले कौन थी? पहली महिला शिक्षक थी। पहली महिला शिक्षक कौन थी? ज्योतिबा फुले। और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये है ना ऑप्शन नंबर जो हमें डी दे रखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों से नहीं जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 55 नंबर क्या है? 1905 में। कब है? 1905 की बात हो रही है। बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की थी? देखिए बंगाल राज्य का विभाजन कब हुआ? कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था क्या? जी नहीं प्यारे साथियों, कब हुआ था? 1907 में हुआ था। लेकिन घोषणा कब की गई थी? 1905 में की गई थी। घोषणा तो कब की गई थी? 1905 में की गई थी। और 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। याद रखिए
1905 में तो बंगाल राज्य की क्या हुई थी, विभाजन की घोषणा हुई थी। बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा कब हुई थी, 1905 में। और 1907 में किसका विभाजन हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। किसका, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और हमें पूछा है कि 1905 में जो बंगाल राज्य का विभाजन हुआ था उसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 56। और क्या है क्वेश्चन नंबर 56, किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कौन से समझौते पर, लखनऊ समझौते पर। तो लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो ये किए गए थे प्यारे साथियों 1916 में। कब किए गए थे, 1916 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। और क्या है क्वेश्चन नंबर 57, रोलेट एक्ट, कौन सा एक्ट है, रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में रेगिस्तान को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। यानी जब रोलेट एक्ट आया था या रोलेट एक्ट आया था तो उसकी प्रतिक्रिया में जो हमारे यहां पर राष्ट्रीय अपमान दिवस की घोषणा की गई थी वो कब की गई थी या कब आयोजित किया गया था, तो यह किया गया था ऑप्शन नंबर ए 14 जून 1921 को, या 6 अप्रैल 1919 को, या 2 फरवरी 1913 को, या 8 मई 1920 को। तो ये रहा 6 अप्रैल 1919 को। तो 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। और किसकी प्रतिक्रिया में, रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 58। और क्या है क्वेश्चन नंबर 58, हथियारों के माध्यम से, किसके माध्यम से, हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना, कौन सी योजना, काकोरी कांड की योजना 1925 में, कब, 1925 में के सदस्यों द्वारा बनाई गई थी। यानी किनके सदस्य, कौन से सदस्य थे, किनके द्वारा ये योजना बनाई गई थी, कौन सी, काकोरी कांड की योजना। और कब, 1925 में। तो इसका सही आंसर देखिए, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नहीं, क्या गद्दार पार्टी, नहीं, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। जी हां प्यारे साथियों, काकोरी कांड की योजना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 59। और क्या है क्वेश्चन नंबर 59, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन रेगिस्तान देकर वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए उद्देश्य से किया गया था। यानी अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। वो कब की गई थी यह हमें पूछा है। तो 1921 में, 1922 में, 1930 में, या 1928 में। तो कब की गई थी, 1928 में की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, डी। क्या आ जाएगा, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे HSRA के नाम से जाना जाता है, का गठन 1928 में अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60, 1904 में, कब, 1904 में क्रांतिकारियों को गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। देखिए किसकी स्थापना, अभिनव भारत की स्थापना। और कब की गई थी, 1904 में की गई थी। तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किसके द्वारा की गई थी, दामोदर चापेकर के द्वारा, VD सावरकर के द्वारा, या प्रफुल्ल चाकी के द्वारा, या खुद्दीराम बोस के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, VD सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। और खुद्दीराम बोस कौन है, जो सबसे कम आयु, जिनकी सबसे कम आयु थी, जो मृत्यु नहीं शहीद कहिए उनको, तो जो शहीद हुए से सबसे कम उम्र के शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे, खुद्दीराम बोस थे। क्वेश्चन नंबर 61। और क्या है क्वेश्चन नंबर 61, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से तथा कहां तक है। देखिए इस प्रकार हमारा मैप है, तो मैप इस प्रकार है, मान लीजिए इस प्रकार हमारा मैप है, तो यहां पर से और यहां इसके बीच, तो ये तो हो गया 8 डिग्री 4 मिनट। तो अब हमें पूछा है कि यहां कौन सा आता है, तो यहां पर आएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। जैसे ये हमारा दक्षिणी भारत हो गया, यहां पर पूर्वी घाट है, यहां पर क्या है, पूर्वी घाट है, ये क्या है, पश्चिमी घाट, और इनका मिलन जहां पर होता है वो कौन सी पहाड़ी है। क्या पालनी की पहाड़ियां हैं, क्या महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं, या नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, या सेवराय की पहाड़ियां हैं, तो उसे क्या कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर सी, यानी क्वेश्चन नंबर 62 में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, और क्या है क्वेश्चन नंबर 63 हमारा, कि निम्न पर्वत श्रृंखला में से डोडा बेटा कौन सा, डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है। यानी डोडा बेटा जो चोटी है ना, वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी पहाड़ी या कौन सी श्रेणी की है, विंध्याचल श्रेणी की, या सतपुड़ा की, या अरावली की, या नीलगिरी की। तो डोडा बेटा किसकी है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, और क्या है क्वेश्चन नंबर 64 हमारा, कि बिलासपुर अवस्थित, कहां पर अवस्थित है, बिलासपुर में अवस्थित है मानव निर्मित जलाशय कौन सा, मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर निम्नलिखित में से किस राज्य में है। यानी गोविंद सागर जलाशय कौन से जिले में स्थित है, नहीं कौन से राज्य में स्थित है, यह हमें पूछा है, कौन से राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, या हिमाचल प्रदेश में। तो कौन से जिले में स्थित, कौन से राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, और क्वेश्चन नंबर 65 को ध्यान से देखिए, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी जायद ऋतु की फसल है, कौन सी जायद ऋतु की फसल कौन सी है, ये हमें बताना है। सरसों है, कद्दू है, सोयाबीन है, या मूंगफली है। तो जायद ऋतु की फसल कौन सी होती है, सब्जियां कौन सी होती है, जितने भी प्रकार की सब्जियां आती है ना वो जायद की फसलें होती है। तो कद्दू एक सब्जी है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, केरल में समुद्री तट की रेत पर भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है। यानी केरल का जो समुद्री तट है ना, वहां की रेत पर भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम, रेडियम, थोरियम, या मैग्नीज। तो क्या पाया जाता है वहां पर पाया जाता है थोरियम, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल के समुद्री तट की रेत पर क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, और क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर अवस्थित है, या कौन सा शहर स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, कानपुर, श्रीनगर, डिब्रूगढ़, या लखनऊ। तो कौन सा है, डिब्रूगढ़ असम वाला ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका भी, सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, नागार्जुन सागर परियोजना निम्न नदियों में से किस पर निर्मित है। कौन सी, नागार्जुन सागर परियोजना निम्न नदियों में से किस पर निर्मित है। तो किस पर निर्मित है, क्या सतलुज नदी पर है, या झेलम नदी पर है, या नर्मदा नदी पर है, या कृष्णा नदी पर है। तो कौन सी नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69, और क्या है क्वेश्चन नंबर 69, कि भारत की जलवायु को मोटे तौर पर, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस रूप में वर्णित किया गया है, किस रूप में वर्णित किया गया है, शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की, या भूमध्य रेखीय प्रकार की, या ध्रुवीय प्रकार की, या मानसून प्रकार की। तो किस प्रकार की है, मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है भारत में। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, किस नदी के बेसिन को भारत का उत्तरी
10 राज्यों द्वारा बांटा गया है। भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है नदी बेसिन को। क्या सिंधु है, क्या ब्रह्मपुत्र है, क्या गंगा है, क्या दामोदर है? तो कौन सी नदी है? वो गंगा नदी है, जो उत्तर भारत में 10 राज्यों में बंटी हुई है, उसका बेसिन। क्वेश्चन नंबर 71 किसका आ गया? ये क्वेश्चन नंबर 71 पॉलिटी की बात करेंगे। अब हम इंडियन जियोग्राफी की बात कर ली, इंडियन हिस्ट्री की बात कर ली, अब हम बात करेंगे पॉलिटी की। तो देखिए, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? कौन सी समिति का? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 17 अक्टूबर 1945 को, 14 अगस्त 1948 को, या 29 अगस्त 1947 को, या 9 नवंबर 1946 को? तो कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, और क्या है क्वेश्चन नंबर 72 हमारा? कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायी सौंपा जाता है कि वे का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदन के समक्ष रखा जाए। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 112(1) के तहत। क्या प्रधानमंत्री का है ये कार्य? क्या उपराष्ट्रपति का, अध्यक्ष लोकसभा का, या राष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर राष्ट्रपति आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73, शानदार क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही बताना है हमें। यह संविधान का भाग नहीं है, गलत हो गया, ये तो संविधान का भाग है। कौन सा? प्रस्तावना। आगे देखिए, इसे 1972 के संविधान में एक संविधान संशोधन द्वारा के बाद सम्मिलित किया गया था, गलत है। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था? यह लिखना है आपको कमेंट करके। क्या करना है? कमेंट करके बताना है। इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, यह भी गलत है। यह प्राप्त किए गए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हमें बिल्कुल सही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, और क्या है क्वेश्चन नंबर 74 हमारा? कि भारतीय संविधान, कौन सा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किसमें शामिल है? अनुच्छेद 24। आगे देखिए, कारखानों आदि बच्चों में रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? यही हमें पूछा है। और अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध करना, यानी जो छोटे बच्चे हैं उनका कारखानों में हो गया, यहां पर जो काम करवाते हैं उन पर निषेध को ये अनुच्छेद 24 से बताता है। क्या भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार है? ये केंद्र सरकार है, या राज्य सरकार है, या राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ये मौलिक अधिकार है? और मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? भाग 3 में है। कौन से में है? भाग 3 में। और भाग 2 में हमें क्या दे रखा है? भाग 2 में दे रखी है नागरिकता। क्या दे रखी है? नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। और मौलिक अधिकार कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है प्यारे साथियों? ये लिखिए आप कमेंट बॉक्स में। 12 से लेकर 35 तक है क्या या नहीं है, ये आपको बताना है कमेंट करके, है या नहीं, बस इतना बता दीजिए। अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 75, और क्या है क्वेश्चन नंबर 75 हमारा? कि संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? कराधान, कौन से? करों के लिए, यानी किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? राज्य सभा के सभापति की, केंद्रीय वित्त मंत्री की, राष्ट्रपति की, या प्रधानमंत्री की? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की। किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति की होती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? तो कोई भी सीमा नहीं है, कितनी बार बनो आप प्रधानमंत्री बनते भी जा सकते हो, और प्रधानमंत्री आप 5 साल तक भी रह सकते हो, कितनी भी बार आप बन सकते हो प्रधानमंत्री, कोई सीमा नहीं है इसकी। क्वेश्चन नंबर 77, महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद किसके बराबर होता है? किसका? महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद किसके बराबर होता है?
भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर, या बात करें संसद के सदस्य के बराबर, या विधानमंडल के सदस्य के बराबर, या भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर। तो महासचिव का पद किसके बराबर होता है? भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यानी जो लोकसभा के अध्यक्ष है, वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है। उनको किस प्रकार हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा, या संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा, या लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79, और क्या है क्वेश्चन नंबर 79? निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? निर्वाचन आयोग का कार्य कौन सा नहीं है? चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, जी हां ये कार्य है। निर्वाचन तारीखों को तय करना, ये भी कार्य है। चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, ये भी कार्य है। लेकिन चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, ये थोड़ी है काम किसका? निर्वाचन आयोग का। तो ये काम किसका नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वाला निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, और क्या है क्वेश्चन नंबर 80? भारतीय संविधान का 100वां संशोधन प्रदान करता है। 100वां संशोधन किसको प्रदान करता है? जीविका की सुरक्षा और फेरी वालों को विनियमन के लिए भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 81, साइंस से स्टार्ट हो चुकी है, अब साइंस आएगी। क्वेश्चन आपके, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। तो किस प्रकार होता है सदैव? क्या होता है? वो सीधा होता है। क्या होता है? सीधा एंड आभासी होता है। सीधा एंड आभासी होता है। कौन सा? समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब। तो देख लीजिए यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए उल्टा, ऑप्शन नंबर बी सीधा, ऑप्शन नंबर सी झुका हुआ, या ऑप्शन नंबर डी मुड़ा हुआ। तो किस प्रकार दिखेगा आपको? बिल्कुल सीधा दिखेगा प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, दो निकायों के मध्य उष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? उष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? इनकी विशिष्ट उष्मा पर, उनकी गुप्त उष्मा पर, उनके ताप पर, या उनके स्पर्श के क्षेत्रफल पर। तो किस पर निर्भर करती है? उसके ताप पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, और क्या है क्वेश्चन नंबर 83 हमारा? क्वेश्चन नंबर 83 है कि आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी पशुओं और पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो वातावरण में है। पारिस्थितिकी विज्ञान, नर जाति विज्ञान, वंशावली विज्ञान, या प्रतिमा शास्त्र। तो इसको क्या कहते हैं हम? पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में एक्स की संभावित कड़ी को पहचानिए। यहां पे हमें एक्स दे रखा है, उसको बताना है क्या है एक्स? घास, कीट, मेंढक, एक्स गुरुड़। यानी घास को कीट खाते हैं, कीट को मेंढक खाता है, और तो मेंढक को कौन खाएगा? कुत्ता खाता है, या खरगोश खाता है, या पक्षी खाता है, या सांप खाता है? तो मेंढक को खाएगा कौन? सांप। और सांप को कौन खा जाएगा? गरुड़ खा जाएगा। देखिए कुत्ता तो खाता, तो गरुड़ इसको नहीं खाता। खरगोश, गरुड़, यहां पर क्या आता? सांप ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, बेसल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बेसल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से, वनों को जलाने से या जलना, या समुद्री जल का प्रदूषण से, या खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण से। तो किससे संबंधित है ये? ऑप्शन नंबर डी, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण से संबंधित है। कौन सा? बेसल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? बेसल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? देखिए रासायनिक परिवर्तन पूछा है में, तो ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण ठीक है,
ये रासायनिक परिवर्तन है। पानी का भाप में परिवर्तन, चाहे भाप बर्फ बने, चाहे पानी बर्फ बने, चाहे बर्फ भाप बने, चाहे बर्फ पानी बने, ये किस प्रकार का परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है और ताप कोयला क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? जब हम प्याज काटते हैं, जब हम क्या करते हैं? प्याज को काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? शानदार क्वेश्चन है। क्या सल्फेनिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में या साइट्रिक एसिड में? तो किस में रूपांतरित करता है? ये सल्फेनिक एसिड में करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 ईसीजी संबंधित है। ई इलेक्ट्रो, सी कार्डियो, जी से ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89 शुष्क का क्या? शुष्क का छीपाक, शुष्क का छीपाक विटामिन की कमी का कारण है। चाहे ये कह दो, चाहे रतौंधी कह दो। क्या कह दो? रतौंधी कह दो, एक ही बात है। चाहे आप रतौंधी किसे कहते हैं? रात को कम दिखाई देना, यानी रतौंधी, रात, रतो क्या बन गया? रात को कम दिखाई देना। तो ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी के कारण ये रोग होते हैं, विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? 90 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में पानी की कमी के कारण हो सकते हैं। मानव शरीर में पानी के कमी के कारण क्या हो सकता है? तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डिहाइड्रेशन होगा। पानी की कमी आ गई तो डी माने कमी, हाइड्रेशन माने जल की कमी, क्या कहलाती है? डिहाइड्रेशन, मानव में जल की कमी। क्वेश्चन नंबर 91 उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण है? देखिए क्या आ गई है अब? अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 91 तो राजस्व व्यय है क्या, उत्पादन व्यय है, या निवेश व्यय है, या पूंजीगत व्यय है? तो क्या है ये? निवेश व्यय है। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया है? भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया है? संतोष कुमार ने, वाई.वी. रेड्डी ने, उदय कुमार ने, या डॉक्टर रंगराजन ने? तो किसके द्वारा किया गया है ये किया गया उदय कुमार के द्वारा, यानी उदय हुआ है, नया उदय हुआ है तो नया प्रतीक चिन्ह मिलेगा किसका? भारतीय मुद्रा का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93 पीएमजीवाई, पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रधानमंत्री, पी से क्या बनेगा? प्रधानमंत्री, पीएम से क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बन जाएगा। और फिर बात करें जी से क्या बन जाएगा? ग्रामोदय बन जाएगा। और वाई से क्या बन जाएगा? योजना, यानी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये किसका नाम है पूरा? पीएमजीवाई का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन एआरडीसी नाबार्ड की एक शाखा है। ठीक है जी, नाबार्ड की एक शाखा कौन सी है? एआरडीसी है। तो एआरडीसी का पूरा नाम क्या है? एआरडीसी का हमें क्या बताना है? पूरा नाम बताना है। तो क्या है इसका पूर्ण नाम? हो जाएगा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम। क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट कमेटी एग्रीकल्चर पुनर्वित्त। इसका क्या होता है देख लेना प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 95 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 95 ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है क्या कहलाती है? ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है वो क्या कहलाती है? आर्थिक रुग्णता कहलाती है, अवमूल्यन कहलाती है, चूक कहलाती है, या वित्त में कमी कहलाती है? तो वो कहलाती है ऑप्शन नंबर डी, वित्त में कमी। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी, वित्त में कमी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 96 अब आ गए कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लीजिए। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणित तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है। एएलयू के द्वारा, सीयू के द्वारा, रजिस्टर के द्वारा, या कोई विकल्प नहीं? तो एएलयू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 में। क्वेश्चन नंबर 97 कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है?
DUV के नाम से, UDV के नाम से, VDU के नाम से या VBD के नाम से। तो किस नाम से भी जाना जाता है? इसे जाना जाता है VDU के रूप में। कंप्यूटर मॉनिटर को VDU के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? हैंडफोन्स, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड या वेब कैप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वेब कैप इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, लिनक्स क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरप्रेटर है या असेंबली भाषा है? तो ये क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो एंड्रॉयड है ऑपरेटिंग सिस्टम, विस्टा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन क्या ओपेरा क्या नहीं है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो आज हमारे हो गए 100 क्वेश्चन और कल 50 और क्वेश्चन कर लेंगे, यानी 150 क्वेश्चन, यानी एक मॉडल पेपर हमारा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार हम 15 मॉडल पेपर करने वाले हैं, धीरे धीरे करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। देखिए आज कंप्यूटर के क्वेश्चन आए, इंडियन इकोनॉमी के आए, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे। कल हमने राजस्थान का इतिहास देखा था, राजस्थान की कला संस्कृति देखी थी, राजस्थान के भूगोल के क्वेश्चन देखे थे और राजस्थान की राज व्यवस्था के भी क्वेश्चन देखे थे। और आज हमने इसकी बात कर ली। कल हमारे क्या रहेगा? मैथ रहेगी, रीजनिंग रहेगी, हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी और करंट जीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और आज चले थे हम क्वेश्चन नंबर 51 से। तो प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, तो अपनी अपनी तैयारी में सभी व्यस्त रहिएगा, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिएगा। अब की बार प्यारे साथियों मंजिल पानी है। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन से हम चले थे और आज हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, कल 50 और कर लेंगे, एक मॉडल पेपर हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, 5वां, 15 मॉडल पेपर करने वाले हैं, अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो तैयारी मजबूत करने के लिए मॉडल पेपर करते रहिएगा और पूरी क्लास से देखनी है व्याख्या सहित, क्वेश्चनों की व्याख्या सहित। आप टॉपिक वाइज तैयार करना चाहते हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट जो बनी हुई है वहां पर जाकर क्लासें देख लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।